लड़के ने जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, जीते जी उस लड़की को मार दिया, उसके इश्क के 35 टुकड़े कर दिए। और उसके बाद ये केस कुछ इस तरीके से उलझा है कि पुलिस तो छान रही है जंगल की खाक और जो अपराधी है वो सो रहा है चैन से जेल में। लेकिन साथियों, जितना सीधा और सरल और सहज लग रहा है ये केस उतना है नहीं, क्योंकि 6 महीने में आफताब ने श्रद्धा के मर्डर के सारे सबूत सिरे से मिटा दिए। कुछ ऐसी बातें हम आज के एपिसोड में आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसे पर्देफाश करने वाले हैं जो आपको बिल्कुल सन्नाटे में लाके खड़ा कर देंगे, आपके रोंगटे उड़ा देंगे कि किस प्रकार से कहानी गढ़ी गई श्रद्धा की मौत की। हालांकि जो सामने दिख रही है कहानी वो तो उसकी जुबानी है, कातिल की जुबानी है, लेकिन इस कातिल की जुबानी के अलावा श्रद्धा की अपनी फैमिली और उसकी फैमिली के लड़ाई झगड़ों की पूरी फहरिस्त हम आज आपके सामने रखेंगे। क्यों ऐसा हो सका कि आफताब के चंगुल में फंस गई मासूम सी वो लड़की श्रद्धा, और क्यों ऐसा हो सका कि श्रद्धा के अपने ही बाप ने ये सब कुछ जानने पहचानने सुनने देखने के बावजूद कि ये आफताब उसकी बेटी को मार रहा है, चेहरे पे निशान है, फिर भी उसको उसके साथ उस दरिंदे उस वहशी के साथ अकेला छोड़ देता है। पूरी कहानी आपको शुरुआत से बताते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो क्राइम वर्ल्ड। सब्सक्राइब ना किया हो हमारा चैनल तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में आपके विचार हमें बड़े अच्छे लगते हैं पढ़ना। तो साथियों, शुरुआत करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की, जिसकी शुरुआत होती है मुंबई के पालघर इलाके से। वहां पे वसई नामक एक जगह है, बड़ी फेमस, बड़ी ही अच्छी जगह है। वहां पर श्रद्धा के पिता, जिनका नाम है विकास मदान वालकर, वो रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ। अच्छी फैमिली थी उनके, विकास जी की उनकी मम्मी साथ में रहती थी, उनकी पत्नी सुमन साथ में रहती थी, बेटा विजय और बेटी श्रद्धा, सब हंसी खुशी मस्ती में रहा करते थे। अच्छा सा शोरूम था इलेक्ट्रॉनिक का उनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन साथियों, कहा जाता है ना कि इंसान अपने ही गलतियों की सजा अपने ही बुरे कर्मों से पाता है, और शायद कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे उन्होंने कि उनकी अपनी पत्नी से नहीं बनी, सुमन से नहीं बनी, लड़ाई झगड़े हुए और 2016 में दोनों अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन यहां पर विकास जी ने अपनी मम्मी के साथ रहना बहुत ही उचित समझा, जो कि एक सभ्य समाज का बेटा, एक ईमानदार, एक आदर्श बेटा होना चाहिए। विकास जी ने उस तरीके से अपनी मां के साथ रहना पसंद किया। लेकिन सुमन को जिम्मेदारी मिली कि वो बेटी श्रद्धा और बेटे विजय की जिम्मेदारी लेगी, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेगी। लेकिन यहां पर सुमन से बहुत बड़ी चूक हो गई, वो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाई जब वो अकेले उनको संभाल रही थी। इसके बाद जब माता पिता अलग हो गए तो श्रद्धा जो थी वो डेटिंग साइट पर एक्टिव रहने लगी। वो डेटिंग साइट जहां से उसको नए नए दोस्त मिलते थे, बातें करती थी। माता पिता अलग हो गए, कम्युनिकेशन गैप बहुत हद तक आ गया। अपना कोई ऐसा नहीं था जिसके कंधे पर सर रख के रो करके या अपनी परेशानी बताई जाए। तो श्रद्धा ने अपनी परेशानी बताने के लिए बाहर के दोस्तों को तलाशना उचित समझा। इसके लिए उसने कई सारे डेटिंग एप्स पर अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसके बाद एक डेटिंग साइट है जिसका नाम है बम्बल, जहां पे लड़कियां, केवल ध्यान देने योग्य बात है, लड़कियां केवल लड़कों को कांटेक्ट कर सकती हैं अगर वो पैसे देके रजिस्टर्ड ना हो। तो यहां से ही ढूंढते ढूंढते श्रद्धा को एक दिन मिल गया एक लड़का, आफताब अमीन पूनावाला। इस लड़के को देखते ही, इस लड़के से बात करते ही कुछ ऐसा नशा, कुछ ऐसा जादू चढ़ा श्रद्धा के ऊपर कि वो उससे प्यार कर बैठी। वो प्यार करने के बाद उससे मिलती थी, जुलती थी, अकेले में घूमते थे, फिरते थे, और अचानक उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन गए। यहां पर इस बात की खबर जब सुमन को लगती है तो वो कहती है, नहीं बेटा, ये सब नहीं चलेगा, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। वो लड़का दूसरे धर्म का है और उसके अलावा वो तुम्हारे जितना आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं है, उसकी जो क्रियाकलाप है वो भी एक सभ्य लड़के जैसे नहीं है। लेकिन लड़की श्रद्धा, जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी आफताब के प्यार में, उसके चंगुल में फंस चुकी थी, उसने एक फैसला लिया। उसने सुमन, जो कि उसकी मां थी, वो मां जो अपने पिता से अलग रह रही थी, उस मां के साथ रहना गवारा नहीं समझा और मलाड में आके दो लोग रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में। ये एक ऐसा रिलेशन होता है साथियों, बताना चाहूंगा, जहां पर बिना शादी किए लड़का लड़की एक साथ सो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है साथियों,
साथियों कि लिव इन रिलेशनशिप में इनकी 2 साल तक अच्छे से चल रही थी। लड़की जो थी वो एक कॉल सेंटर में, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करके अच्छा कमा रही थी, लेकिन लड़का उस समय बेरोजगार था। साथियों बताना चाहूंगा, लड़का बेरोजगार था और LS रहेजा नाम के एक कॉलेज में वो शेफ की पढ़ाई कर रहा था। शेफ यानी जो खाना बनाते बड़े बड़े होटल्स में, उसके भी तक पढ़ाई कर रहा था। लड़की कमा रही थी, लड़के को अपने दम पर पाल रही थी, उसके खर्चे संभाल रही थी। लेकिन साथियों कहा जाता है ना कि संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है। यहां पर ये लड़का जो था लड़की को आए दिन मारता पीटता भी रहता था। लेकिन वो श्रद्धा जिसकी मां अपने पिता से अलग हो चुकी है और ये श्रद्धा खुद अपनी मां से अलग हो चुकी है, वो ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि इस बात की शिकायत मैं किस तरह अपनी मां से करूं। लेकिन उन्हीं दिनों में एक दुखद खबर उसको मिलती है। 23 जनवरी 2016 को श्रद्धा की मां सुमन का देहांत हो जाता है। बरसों से बिछड़ा ये परिवार एक बार फिर से मिल जाता है। पिता के साथ उनका बेटा विजय, श्रद्धा दोनों लोग मिलते हैं तो श्रद्धा सारी आप बीती बताती है कि भाई मैं इस लड़के आफ्ताब से प्यार तो करती थी, लेकिन अब उतना प्यार नहीं रहा है, मुझे मारता है पीटता, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। इसीलिए श्रद्धा उस आफ्ताब को छोड़कर अपने पिता के साथ वसई में आकर रहने लगी। लेकिन साथियों यहां पर अपना कुटिल और अपना घिनौना चेहरा दिखाते हुए आफ्ताब आया। उसने नाटक किया, मगरमच्छ वाले आंसू बहाए और कहा कि अब मैं सुधर गया हूं अंकल, मुझे आपकी बेटी से बहुत प्यार है, इसके साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं, मुझे इसको अपने साथ ले जाने दीजिए। यहां पर पिता की मैं कहूंगा सबसे बड़ी गलती थी। वो इतना जानने, समझने, पहचानने और देखने सुनने के बावजूद भी इतना नहीं पहचान सका कि आफ्ताब किस मिट्टी का बना है, या यूं कहिए कि किस मतलब घिनौनी फितरत का आदमी है। श्रद्धा को उसके पिता विकास ने आफ्ताब के साथ भेज दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक ये लोग नायगांव में रहते हैं। लेकिन नायगांव में रहने के पश्चात आफ्ताब जो था वो ये कहता है कि मुझको मुंबई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ ज्यादा स्कोप नहीं है, ज्यादा होटल तो दिल्ली में है, मैं होटल में काम करना चाहता हूँ, मैं शेफ हूँ, मेरा प्रोफेशन यहाँ है। तो दोनों लोग यहाँ पर से दिल्ली में आ जाते हैं और वो जो कहानी बताई है बाकी की कि 9 मई 2022 को आते हैं, 10 दिन तक घूमते हैं, 18 मई को कत्ल कर दिया जाता है आफ्ताब की हाथों श्रद्धा का। वो सारी कहानी आपको हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं साथियों। लेकिन अब यहां से जो कहानी शुरू होती है वो एक इतनी हैरत अंगेज और दिल को दहलाने वाली कहानी जिसको सुन के आप भी पछताएंगे कि क्या है ये हिंदुस्तान का कानून कि जिसने कत्ल किया है वो तो चैन की नींद सो रहा है, माना जेल में है, लेकिन खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, सारी व्यवस्था उसके पास है, चैन का सुकून से वो सांस ले रहा है। लेकिन पुलिस की कई टीमें, हजारों पुलिस वाले आज की डेट में भी महरौली, छतरपुर और कई जंगलों की खाक छान रहे हैं। आधी रात तक भी ढूंढते रहते हैं कि कहीं मिल जाए श्रद्धा के बॉडी के वो पार्ट्स जो अभी तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन साथियों यहां पर एक सबसे बड़ा लूप होल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये भी है कि हो सकता है कि हिंदुस्तान के कानून से आफ्ताब छूट जाए, क्योंकि जब तक श्रद्धा की लाश के पूरे टुकड़े नहीं मिलेंगे, उनकी जो टुकड़े हैं वो अभी तक ये भी नहीं पता लगा पाया है कोई कि ये टुकड़े किसी जानवर के हैं या फिर श्रद्धा के हैं। श्रद्धा का अभी तक सर नहीं मिल सका, यानी कि फेस नहीं मिल सका है जो ये साबित कर सके कि ये श्रद्धा ही है। और अभी तक श्रद्धा और उनके पिता का DNA टेस्ट जो लिया गया था उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। अगर मान लीजिए उस DNA रिपोर्ट में ये आ जाता है कि वो हड्डी के जो टुकड़े आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने अपने हाथे में लिए हैं, वो बॉडी के टुकड़े या वो हड्डी के टुकड़े असल में श्रद्धा के है ही नहीं, तो साथियों इस बात की पूरी संभावना बन जाती है कि छोटी मोटी सजा के बाद ये घिनौना हत्यारा, ये गंदी घिनौनी फितरत वाला हत्यारा, ये बेरहम, ये बेदर्दी इंसान बहुत छोटी सी सजा पाने के बाद हिंदुस्तान के कानून के लूप होल की वजह से बहुत ही जल्दी कुछ सालों के बाद ही पुलिस की गिरफ्त से छूट जाए। तो साथियों इसके लिए हम यही उम्मीद करना चाहेंगे कि मासूम श्रद्धा के हत्यारे उस दरिंदे को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, कुछ ऐसे ख्यालात है जो आप क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखना चाहते तो प्लीज लिखिए। हम उन्हें वक्त आने पर पढ़ते रहते हैं, खुद भी मोटिवेट होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। और साथियों ये आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपको श्रद्धा के बैकग्राउंड की ये स्टोरी जो हमने आज आपको सुनाई, क्या आपको पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो आपको सुन के क्या लगा? कौन आपको सबसे बड़ा गुनहगार लगता है? हालांकि साथियों ये बात तो पक्की है कि जिसने कत्ल किया है वही अपराधी है, लेकिन उस अपराधी को यानी कि आफ्ताब को श्रद्धा का कत्ल करने के मौके, श्रद्धा के कत्ल करने की सहूलियत किन किन लोगों ने दी, किन किन का सबसे बड़ा दोष था? श्रद्धा को उनके पिता ने, उनके माता ने क्यों इतने अच्छे या इतने परिपक्व संस्कार नहीं दिए कि वो
किसी भी लड़के से दोस्ती कर रही है, उससे शादी करना चाह रही है, रिलेशनशिप में रह रही है, तो वो शादी के बाद अगर रहती तो शायद आज वो जिंदा होती और शायद उसका कत्ल नहीं हुआ होता। हम क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपके विचार, आपके ख्यालात या जो भी मन की भावना है आप जरूर लिखते रहेंगे। और अगर हमारी ये प्रस्तुति, ये कोशिश पसंद आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मासूम श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। साथियों, अगली बार फिर से किसी नई अपडेट के साथ, फिर से किसी नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।